हेलो हेलो ऐश्वर्या, अश्विनी, मेरी वॉइस आ रही है? प्लेसी, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हु इज गोइंग टू प्रेजेंटेट पीपीटी? कौन दे रहा है? मैं मैम प्रियंका ढोके। ओके, स्टार्ट। Hello, good afternoon, ma'am. My name is Priyanka Sudhakar Dhoke, and my topic name is thyroid disease. थायराइड डिजीज हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन बनते हैं और पैदा करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में कई अलग अलग बॉडी में अपना काम निभाते हैं। जब हमारा थायराइड इन इम्पोर्टेंट हार्मोन में से बहुत ज्यादा या बहुत कम हार्मोन बनाता है, तो इसे थायराइड डिसीज कहते हैं। और थायराइड डिसीज के अलग अलग टाइप्स भी है, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोडाइटिस और हाशिमोटो थायरोडाइटिस। और जब थायराइड होता है तो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि थायराइड ग्लैंड पे ऐसे नोडुल्स आते हैं, नोडुल्स मतलब गांठ। हिस्ट्री ऑफ थायराइड। भारत में थायराइड डिसीज ज्यादा है। थायराइड डिसीज के अलग अलग प्रकार हैं। भारत में लगभग 42 मिलियन लोग थायराइड डिसीज से पीड़ित हैं। 20 मिलियन अमेरिकियों को थायराइड डिसीज का कोई ना कोई प्रकार है। थायराइड की बीमारी 60% तक अपनी स्थिति से अनजान है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड डिसीज की प्रॉब्लम होने की संभावना, मतलब प्रॉब्लम होती है। 5 से 8 गुना अधिक वुमेन्स को ही थायराइड की प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज को ही इसकी प्रॉब्लम होती है। दुनिया के 110 से अधिक देशों में थायराइड डिसीज की प्रॉब्लम बताई गई है, जिनमें 1.6 बिलियन लोगों को जोखिम में है और उन्हें किसी प्रकार का आयोडीन सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। इनमें से अधिकांश विकासशील देशों में, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में आयोडीन सप्लीमेंटेशन है, और ज्यादातर अमेरिका में ही थायराइड डिसीज की प्रॉब्लम ज्यादा है, और ज्यादातर वुमेन्स को ही प्रॉब्लम है, और ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज को ही प्रॉब्लम है थायराइड डिसीज की। पर अगर थायराइड डिसीज है भी तो प्रेग्नेंट लेडीज को सीरियल्स, ओट्स या दाल फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे उनकी आयोडीन की कमी खत्म हो जाए। और सिम्टम्स चिंता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, सोने में परेशानी होना, वजन घटना, गर्दन में सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी और कपकपी, और मेंस्ट्रुअल पीरियड इरेगुलर आना या मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना। कॉजेस आयोडीन डिफिशियंसी, मतलब आयोडीन की कमी, और सूजन जिसमें दर्द हो भी सकता है और नहीं भी, वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी होता है। समटाइम्स जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और स्ट्रेस के कारण भी ये डिसीज होती है। प्रिवेंशन हमें प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए। इससे थायराइड हार्मोन्स का काम मतलब उत्पादन बदल सकता है। और सोया मतलब कि a soft white substance made from a soya bean.
वो हमें अवॉइड करना चाहिए। अ, इस इससे भी थायरॉइड हार्मोन के उत्पादन में बदलाव हो सकता है और स्मोकिंग बंद करनी चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। डाइट में हमें थायरॉइड पेशेंट को वेजिटेबल, हर्ब्स, नट्स, एनिमल प्रोडक्ट, फूड, फिश, ग्रेन्स, बीन्स, ऑयल्स खा सकते हैं और जनरल वेलनेस फॉर थायरॉइड पेशेंट, मैनेज स्ट्रेस, क्विट स्मोकिंग, लाइफ और रिसाइलेंट लाइफ, प्रैक्टिस गुड स्लीप हाइजीन, ईट हेल्दी डाइट। थायरॉइड हार्मोन मैनेज करना बहुत आसान है, थोड़ी-सी मतलब दवा की थोड़ी-सी मदद और कुछ आसान आसान बदलाव हमारे लाइफ को सिंपल बना सकते हैं और एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए और बिना भूले दवाई टाइम पर लेनी चाहिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ को अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनको आयोडीन डिफिशियंसी के लिए सीरियल, ओट्स, दाल और फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे उनकी आयोडीन डिफिशियंसी कम हो जाए। अम, बस इतना ही। थैंक यू मैम। हेलो। यस मैम, हो गया। हाँ प्रियंका, हो गया। मैंने वेट करने बोला था ना बेटा। हेलो प्रियंका, प्रेजेंट किसने किया अभी ये पीपीटी? मैंने प्रियंका ढोके ने मैम, पर बेटा सुना ही नहीं कि आपने बोला था तो। मैंने टेक्स्ट किया बेटा, मेरा माइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है जब मैं कोई कॉल पे जाती हूँ। तो सर का कॉल था मुझे, आपके वो गेस्ट लेक्चर के लिए बातें कर रहे थे हम लोग। मैंने टेक्स्ट डाला था आपको ग्रुप में, किसी ने भी नहीं देखा। मैंने वेट करने बोला था। मैम मैं प्रेजेंटेशन कर मतलब बता रही थी ना, तो मैंने टेक्स्ट नहीं देखा। बाकी गर्ल्स आप लोग ने भी नहीं देखा बेटा? ब्लेसी, आयशा खान, फोन चालू करके साइड में रख देते हो क्या? फिर ओके से करूँ मैम? हाँ बेटा प्रियंका, मैंने आपको कुछ भी सुन नहीं पाई हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉल पर थी और सर का वही डिस्कशन चल रहा था हमारा कि आप लोगों का एक गेस्ट लेक्चर रखने वाले हैं, तो वो टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, आप फिर से स्टार्ट करो। प्रियंका स्क्रीन शेयर करो। ओके मैम। ओके मैम, आवाज आ रही है? बेटा ऑडिबल है, आपका स्क्रीन भी दिख रही है। प्रियंका स्टार्ट करो। ओके मैम। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज प्रियंका ढोके एंड माय टॉपिक नेम इज थायराइड डिसीज। थायराइड थायराइड डिसीज हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन बनाता है, मतलब थायराइड हमारे बॉडी में हार्मोन बनाता है और पैदा करता है। हमारे पूरे शरीर में कई अलग-अलग बॉडी बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में वो काम करता है। जब थायराइड इन इम्पोर्टेंट हार्मोन में से बहुत ज़्यादा या बहुत कम हार्मोन बनाता है, तो उसे थायराइड डिसीज कहते हैं। थायराइड डिसीज के अलग-अलग प्रकार भी हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडाइटिस, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस। थायराइड डिसीज जब होता है तो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि थायराइड ग्लैंड पर ऐसे नोडुल्स आते हैं, नोडुल्स मतलब गांठ ऐसे आते हैं। भारत मतलब इंडिया में थायराइड डिसीज ज़्यादा है। थायराइड डिसीज के अलग-अलग प्रकार के अनुमान अनुसार भारत में लगभग 42 मिलियन लोगों को थायराइड डिसीज की बीमारी है और 20 मिलियन अमेरिकियों को थायराइड डिसीज का कोई ना कोई प्रकार है।
थायराइड डिसीज थायराइड डिसीज की बीमारी बीमारी से पीड़ित 60% तक अपनी 42 मिलियंस हमारे इंडिया में सफर कर रहे हैं थायराइड वाले, और 20 मिलियंस अमेरिकन में है, और कुछ जो इन्हें एस्टिमेट लगाया गया है कि अप टू 60% लोगों को थायराइड डिसीज के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है कि थायराइड क्या होता है। ठीक यस है, मैम, आगे बोलो। उनको पता ही नहीं है कि उनको थायराइड डिसीज की प्रॉब्लम है। ज़्यादातर 5 से 8 गुना तक मतलब महिलाओं को, मतलब वुमेन्स को ही ये प्रॉब्लम है। दुनिया में 110 से अधिक देशों में थायराइड की प्रॉब्लम है बताई गई है, जिनमें से 1.6 बिलियन लोगों को जोखिम में है, उन्हें किसी प्रकार के आयोडीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इनमें से इनमें से कई डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी है। सिम्टम्स चिंता, चिड़चिड़ापन और घबराहट, सोने में परेशानी होना, वजन घटना, गर्दन में सूजन, मसल्स वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना या फिर रेगुलर नहीं आना। कॉजेज आयोडीन डिफिशियंसी मतलब आयोडीन की कमी होना, सूजन, इन्फ्लामेंटेशन मतलब सूजन, जिसमें दर्द हो भी सकता है और नहीं भी, वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी होता है। समटाइम ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है और ये स्ट्रेस के कारण भी थायराइड डिसीज होता है। प्रिवेंशन, हमें प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड थायराइड हार्मोन को बदल सकता है, और सोया फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सोया फूड मतलब सॉफ्ट वाइट सब्सटेंस मेड फ्रॉम मैश्ड सोयाबीन, उनसे बने होते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। और स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए। स्ट्रेस भी हमें कम कर देना चाहिए। और फूड्स हमें वेजिटेबल्स, नट्स, हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, फिश, बीन्स, ग्रेन्स, ऑयल्स ले सकते हैं हम। जनरल वेलनेस स्ट्रेटेजी फॉर थायराइड पेशेंट: मैनेज स्ट्रेस with smoking, live a silent life, practice good sleep hygiene, eat a healthy diet। थायराइड डिसऑर्डर को मैनेज करना बहुत आसान है। तो दवा की थोड़ी सी मदद और कुछ अ, आसान अ, आसान चेंजेस हमारी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसे कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हेल्दी डाइट लेना चाहिए, और दवा टाइम पर लेनी चाहिए, दवा को नहीं भूलना चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडीज को अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है और मतलब उनकी बॉडी में आयोडीन डिफिशियंसी कम है, तो उन्हें सीरस और ओट्स लेने चाहिए और दाल खानी चाहिए। अम, ये सब उनको लेना चाहिए। और अगर थायराइड का पता नहीं चल रहा है कि हुआ है थायराइड, तो ब्लड टेस्ट वगैरह करना चाहिए। और हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो डायग्नोसिस करना चाहिए, और एमआरआई स्कैन से भी पता चल सकता है कि थायराइड है। थैंक यू। प्रियंका, यस मैम। आपने हर एक कैटेगरी को नहीं बताया बेटा, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या करना है, या दूसरा जो थायराइड है उसमें क्या करना चाहिए। आपने थोड़ा उसको और एलिब्रेट करना चाहिए था बेटा। ठीक है, बाकी आपने पीपीटी में अच्छे पिक्चर्स लिए हैं। जो थायराइड के और भी जो पिक्चर्स होते हैं, थायराइड गले की तरफ होता है, हाथों में होता है, हर एक अलग साइड इफेक्ट होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई थीन होता है। ठीक है, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए था। आपने हिस्ट्री आपकी अच्छी थी, हिस्ट्री आपने प्रॉपर तरीके से ली है, आपने पूरा एस्टिमेट भी बताया कि कहाँ पर कितना है और कितना रेशियो कहाँ पर कितना है लोगों का, और कितने लोग अवेयर है वो भी लिया आपने अच्छे से। गर्ल्स, आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है प्रियंका से? एनी डाउट? क्वेश्चन करना है क्या? नो मैम। ओके, नेक्स्ट कौन प्रेजेंटेशन दे रहा है? ऐश्वर्या नायर मैम, मैम। ओके, स्टार्ट करो। मैम ये प्रेजेंटेशन आपको भेज
व्हाट्सएप पे भेजनी है? व्हाट्सएप पे नहीं बेटा, ईमेल पे सेंड करो, ठीक है। अपने नाम के साथ अपने क्लास का पूरा डिटेल लिख के और टॉपिक लिखना है बेटा उसमें टेक्स्ट में, ठीक है। मैम स्टार्ट करें? हाँ बेटा, ऐश्वर्य आप स्टार्ट करो। यस मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है क्या? यस बेटा, विजिबल है। ओके मैम। कंटिन्यू करो। So good afternoon, ma'am. My name is Aishwarya Nair, and today my topic is liver disease. So these are the contents. First, introduction, sign and symptom, liver problem that are fatty liver disease, cirrhosis, hepatitis, recommendations, liver test, diet, exercise, treatment, and outlooks. So liver disease. So जो ह्यूमन लिवर वेट जो अप्रोक्सीमेटली वो है 1500 ग्राम और कंप्राइज करने पे 2% हमारे टोटल बॉडी वेट के। इसी वजह से इसे लिवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहा जाता है हमारी बॉडी में। लिवर बहुत सारे इसेंशियल वर्क्स और फंक्शंस हमारी बॉडी में करता है, जो कि है प्रोटीन बनाता है, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाता है। साथ ही वो ब्लड क्लॉटिंग यानी ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं जिसकी मदद से ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और देन मैन्युफैक्चर ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड बाइल प्रोडक्शन। ट्राइग्लिसराइड्स यानी ऐसे फैट होते हैं जो हमारी ब्लड में होते हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं हमारी बॉडी सभी चीज को कैलोरीज में कन्वर्ट करती है, और जब कैलोरीज की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है तो वो डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं, जो कि हमारे फैट सेल्स में स्टोर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल यानी जो ऐसे वैक्सी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में होते हैं और वो बॉडी की जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमारी हेल्दी सेल्स को बनाया जाता है। और जब हमें कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल हो जाता है तो उससे हार्ट डिसीजेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और ग्लाइकोजन एक पॉलीसैचराइड होते हैं जिसमें ग्लूकोज यूनिट होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है लिवर और मसल्स में। देन बाइल प्रोडक्शन, बाइल एक फ्लूइड है जो कि बनाता है और रिलीज भी करता है, लिवर बनाता और रिलीज करता है। देन ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, जिससे हमारे डाइजेशन इजीली होता है। और इसमें जो लिवर है उसमें बेसिकली बहुत सारे डिसीजेस भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो, कैंसर हो, सिरोसिस, और कुछ ऐसे मेडिसिन के या फिर टॉक्सिक के वजह से वो डैमेज भी इजीली हो सकता है। सो साइन एंड सिम्टम्स, लिवर हमेशा ही कोई नोटिसेबल जैसे साइन नहीं शो करता है, कोई साइन और सिम्टम शो नहीं करता है। अगर वो करता भी है तो वो कुछ सिम्टम्स है। स्किन एंड आईज appear yellowish, this jaundice, abdominal pain and swelling in legs and ankle, itching skin, nausea or vomiting, loss of appetites, dark urine color. Liver problems, फर्स्ट इज फैटी लिवर डिसीज। फैटी लिवर डिसीज हम ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की वजह से होता है, ना कि अल्कोहल कंज्यूम करने से ज्यादा होता है। और फैटी लिवर डिसीज को ही नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी NAFLD और नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस यानी NASH भी कहा जाता है। फैटी लिवर के कुछ कॉजेस, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, फैट्स इन ब्लड, डायबिटिक, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ओबेसिटी और रैपिड वेट लॉस। देन सिरोसिस, सिरोसिस एक क्रॉनिक लिवर डैमेज है जो कि लीड करता है लिवर फेलियर के लिए। हेपेटाइटिस और ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से लिवर डैमेज होता है, इसे ही सिरोसिस कहा जाता है। देन कुछ कॉमन सिम्टम्स, fatigue, loss of appetites, nausea, abdominal bloating, edema means swelling of feet, ankle and legs, spider edema, इसका मतलब होता है कि जो कि हमारी स्किन में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि अबनॉर्मल कलेक्शन जैसे एकदम ग्रुप जैसा होता है,
वो हमारे स्किन के सरफेस में होता है. एंड देन जॉन्डिस ऑफ द स्किन. हेपेटाइटिस. Hepatitis, it is an inflammation of the liver. बेसिकली जो लिवर है वो प्रोसेस न्यूट्रिएंट को प्रोसेस करता है, ब्लड को फिल्ट्रेट भी करता है और इन्फेक्शन से फाइट भी करता है. बट इसी के साथ जब अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम होने की वजह से उसमें एक स्वेलिंग जैसा हो जाता है, और स्वेलिंग जैसा होता है, इसी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है. जैसे टॉक्सिक हो, अल्कोहल हो, ये सब, और मेडिसिन कुछ जो हाई डोज में मेडिसिन जो लेते हैं उसकी वजह से हेपेटाइटिस होते हैं. Common symptoms of hepatitis: fatigue, jaundice, nausea and vomiting, lack of appetites, bleeding, and dark urine. रिकमेंडेशन: डॉक्टर्स कुछ ऐसे रिकमेंडेड करते हैं जब लिवर टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं. तो सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट, देन कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड टू चेक लिवर डैमेजेस और ट्यूमर. अब लिवर बायोप्सी. लिवर बायोप्सी उसे कहा जाता है जैसे लिवर के कुछ सैंपल, लिवर को थोड़ा रिमूव करके उसका सैंपल पीस लिया जाता है, जिससे उसमें साइन या फिर कुछ डैमेज हुआ है कि वो चेक किया जाता है. जो लिवर टेस्ट जो होते हैं बेसिक, जिसमें फर्स्ट है ALT यानी एलेनाइन अमीनो ट्रांसफर. ऑप्टिमल रेंज इज बिटवीन 10 to 26 यूनिट पर लीटर ऑफ ब्लड. हाई लेवल can be indication of liver stress and glutamine deficiency. Low level can be indication of B6 deficiency. AST, aspartate transaminase. Optimal range is between 10 to 26 unit per liter of blood. High level can be indication of liver stress and glutamine deficiency. Low level can be indication of B6 deficiency. GGT, gamma glutamyl transference. Optimal range is between 10 to 26 unit per liter of blood. High level can be indication of liver and biliary stress and or glutamine deficiency. Low level can be indication of B6 deficiency. ALP, alkaline phosphate. Optimal range is between 55 to 95 unit per liter of blood. High level can be indications of liver and biliary stress and or bone growth in the body. Low level can be indication of zinc deficiency. So next is diet. Diet जो कि फूड इंक्लूडेड एंड अवॉइडेड दोनों है. फूड टू बी इंक्लूडेड: ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, बीन्स एंड मिल्क. वाटर, हम ज्यादा वाटर उन्हें वो पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि इससे लिवर फंक्शन इजीली हो सकता है. देन फूड टू बी अवॉइडेड: high fat, sugar or salt. Then fried foods, raw or undercooked, shellfish such as oyster. Then exercise. बेसिकली हर डिसीज के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है, वैसे ही लिवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिससे फैट लिवर के लिए एक्सरसाइज इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि फैटी एसिड ऑक्सीडेशन जो है वो इंक्रीज होता है और फैटी एसिड सिंथेसिस डिक्रीज होता है. देन ये माइटोकॉन्ड्रियल और हेपेटोसेल्युलर. माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि इनफ एनर्जी ना मिलने की वजह से वो स्टॉप, मतलब उनके जो भी वर्क्स होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं. और हेपेटोसेल्युलर एक लिवर कैंसर है. और तो इस ये ऐसे डैमेजेस ना हो करके हमें उन्हें एक्सरसाइज रेगुलर करवाना चाहिए. बेसिक जो एक्सरसाइज है वो है कार्डियो, योगा एंड ब्रिस्क वॉकिंग. ट्रीटमेंट्स, ये ऐसे ट्रीटमेंट्स हम पहले जो लिवर डिसीज जिसको स्टार्टिंग स्टेजेस में होते हैं वो उनसे करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करवा के, जैसे कि उनका अल्कोहल लिमिटिंग करके, उनकी हेल्दी वेट को मेंटेन करके, ज्यादा पानी इंक्रीज उनका वाटर कर दे. देन उनको फ्रेंडली डाइट जो दे सकते हैं जिसमें फाइबर वगैरह होता हो और शुगर, सॉल्ट, ऑयली फूड सब कुछ कम करवा कर. देन नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट्स है जो कि मेडिसिन थ्रू हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि एंटीवायरल ड्रग्स टू ट्रीट हेपेटाइटिस, स्टीरॉइड्स टू रिड्यूस लिवर इन्फ्लेमेशन, blood pressure medicines, antibiotics, medication to target specific symptoms such as itchy skins, vitamins and supplements to boost liver health. In some cases, you may need surgeries to remove all part of your liver. Generally, a liver transplant is only done when other options have failed.
सो द आउटलुक जो है, जो कुछ ऐसे हम लोग लिवर डिसीज को बेसिकली मैनेज कर सकते हैं अगर वो अर्ली स्टेज में हो, बट वो अर्ली स्टेज में हम लोगों ने अगर उसे मैनेज ना करते हुए उसको वैसे ही अनट्रीट करके वैसे ही रखते हैं, तो ये एक परमानेंट डैमेज की ओर बढ़ता है। तो हमें जब हमें कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो हमें उससे पहले ही हेल्थ चेकअप्स वगैरह करवाना चाहिए। अगर उसे रूटीन चेकअप्स हो वो भी अच्छा होता है। देन टेस्टिंग जो भी वो कहते हैं वो हमें फॉलो अप करना चाहिए, जिससे हमारा लिवर जल्दी से डैमेज ना हो। थैंक यू मैम, हो गया। ऐश्वर्या, वेल डन, अच्छा दिया आपने प्रेजेंटेशन। सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से लिया आपने, सिरोसिस को भी लिया, सारे जो भी किडनी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी बीमारी थी, आपने उसको भी कवर किया है। यस बस आपको कोई क्वेश्चन करना है ऐश्वर्या से? एनी डाउट? गर्ल्स, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? हर एक के प्रेजेंटेशन में आप किसी को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो? ब्लेसी, मैथिली, चंचल, कोई क्वेश्चन नहीं बेटा आपको? ओके, नेक्स्ट। Ma'am, I'll give. ब्लेसी, कुछ बोल रहे हो बेटा? Hello. हेलो Yes, ma'am, I'll give. हेलो। Hello. Ma'am, I'll give next ओके presentation. ओके, स्टार्ट करो ब्लेसी, स्क्रीन शेयर करो। Ma'am, आवाज क्लियर है? हाँ हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल एंड आपकी वॉइस भी क्लियर है। Good afternoon, everyone. My name is Blessy Sara Varghese and my topic is eye diseases. Today we'll be talking about types of eye problems, causes, symptoms, diagnosis, prevention, diet and exercise. ब्लेसी, आपकी Introduction. स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा। ब्लेसी, शेयर योर स्क्रीन। Ma'am, screen नहीं दिख रही नो है? बेटा। Ma'am, मैम स्क्रीन दिख रही है मैम? हाँ बेटा, अब शो हो रही है, नाउ इट्स विजिबल। स्टार्ट करो ब्लेसी। Good afternoon. Today we'll be talking about types of eye problems, causes, symptoms, diagnosis, prevention, diet and exercise. First is introduction. Eyes are organs of the visual system. They detect light and convert electromagnetic pulses in the neurons, जो कि बाद में न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा के हमें इमेज फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. Provide vision, ability to receive and process visual details, photo response functions, etc. are performed by the eye. Some of the main parts of an eye are sclera, choroid, retina, optic nerve, ciliary body, iris, lens, pupil, and cornea. Sclera is the white part of our eye. Choroid is the part which provides our eyes with blood, oxygen, and other nutrients. Retina is the back part of the eye, which is also whose function is as a screen जिसके ऊपर जो image होती है वो form होती है. Optic nerve is a nerve which connects our eyes to our brain. बॉडी वो होती है जो हमारी आई के मूवमेंट में हेल्प करती है, डायलेशन में. Iris is the inner black part of the black part of our eye. Lens is behind the iris, जिसमें से लाइट रिएक्ट करके रेटिना पे इमेज फॉर्म होता है. एंड प्यूपिल इज द सेंटर पार्ट, जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है हमारे आईज का. एंड कॉर्निया इज द जो हमारे आँख, जब हम बाहर से देखते हैं तो चलके रहते, दैट इज द प्यूपिल पार्ट. नाउ विल सी हाउ अ नॉर्मल जिसमें से लाइट होता है, वो जो लाइट एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेटिना. अब जो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रहा है वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो हमारे ब्रेन से
ब्रेन जो इमेज है उसे वापस इन्वर्ट कर देता है और any other change in the vision could be a sign of eye problem. अभी ये जो हमने नॉर्मल फंक्शनिंग देखी, इसमें से अगर कुछ भी स्लाइट चेंजेस हुआ है तो फिर वो एक आई डिसीज में बदल सकता है. आई डिसीजेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक फिजियोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल जो डायबिटीज के कारण हो रहा हो, न्यूट्रिशनल जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, एनवायरमेंटल जैसे कि अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी हमारे आईज में घुस जाए तो, जेनेटिक जैसे कि जो बाय बर्थ ब्लाइंड रहता है या फिर जो स्ट्रैबिस्मस होता है, एंड साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस की वजह से होता है. Then we'll see the causes. Causes can be divided into main 5 parts. First is the inflammation of eye or any part surrounding the eye. First is conjunctivitis. Conjunctivitis हमने सबने सुना ही होगा, जिसको पिंक आई भी कहा जाता है. इसमें जो हमारी कंजंक्टिवा होती है आई की, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. नेक्स्ट इज ब्लेफराइटिस, जो फर्स्ट इमेज टॉप में दिख रहा है वो होता है ब्लेफराइटिस. Lexi, your video is not seen. नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. बेटा मुझे ऐसा तो दिख शो रहा हो है. किसी मैम से screen शो नहीं दिख हो रहा रहा है है? बेटा. It's visible, ma'am. Now it's visible to all. Yes, ma'am. जी विजिबल है. Okay, continue करो बेटा. सेकेंड इज ब्लेफराइटिस. जो फर्स्ट इमेज है वो ब्लेफराइटिस है, जिसमें जो आईलैश की फॉलिकल्स होती है उसमें इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फेक्शन होता है और ऐसे येलो डर्ट जमा होने लगता है. नेक्स्ट इज स्क्लेराइटिस, जो स्क्लेरा का इन्फ्लेमेशन होता है. स्क्लेरा इज द वाइट पार्ट ऑफ आवर आई. नेक्स्ट इमेज में अब हमें कॉर्नियल अल्सर दिख रहा है, कॉर्निया में अल्सर्स हो जाते हैं. एंड द लास्ट इमेज जो दिख रहा है वो आयराइटिस है, जिसमें जो आइरिस है, जो प्यूपल का सबसे इनर पार्ट होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. प्लेसी यस मैम. आपके पास बेटा हाइलाइटर है, पेन है, क्योंकि आप जो नाम बोल रहे हो उसी की तरफ डायग्राम की तरफ उसको हाईलाइट करो बेटा. नहीं मैम, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं आपके अवेलेबल इसमें है. पेन आएगा ना बेटा स्क्रीन पे. एक मिनट. हाइलाइटर होगा या पेन होगा, कुछ तो भी होगा. या ओके ओके मैम, ओके, मिल गया. कंटिन्यू करो. So first one is ब्लेफराइटिस, जिसमें जो आईलैश फॉलिकल्स है उसमें येलो डर्ट जमा हो जाती है इन्फ्लेमेशन की वजह से. नेक्स्ट इज स्क्लेराइटिस, जो आई का वाइट पोर्शन है स्क्लेरा, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है. कॉर्नियल अल्सर, जो कॉर्निया होता है आइस का, उसमें अल्सर्स आ जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज आयराइटिस, जो आइरिस होता है आइस का, वो डिफॉर्मेशन हो जाता है उसका और उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है. नेक्स्ट cause can be injuries to the eye or surrounding area. जब किसी कोई एक्सटर्नल बॉडी हमारे आई में इंसर्ट हो जाती है, फॉर एग्जांपल एसिड या फिर शैम्पू या डस्ट या फिर कोई स्मॉल पीस ऑफ मेटल वगैरह. नेक्स्ट इज जेनेटिकली इनहेरिटेड और बाय बर्थ. फर्स्ट इज एक्यूट ग्लोकोमा. ग्लोकोमा होता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स जो होती है उसमें डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे ग्रेजुअली विजन लॉस होता है. ये बाय बर्थ भी हो सकता है या फिर इनहेरिटेड भी हो सकता है. नेक्स्ट इज मायोपिया और हाइपरोपिया, जिसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसके लिए हम लोग यूजुअली ग्लासेस लगाते हैं, जैसे दूर का नहीं दिखता है, पास का नहीं दिखता है, उसके लिए. नेक्स्ट इज स्ट्रैबिस्मस. स्ट्रैबिस्मस इज क्रॉस्ड आई, जैसे ये चाइल्ड का यहाँ पे दिख रहा है, इसकी एक आई डिफॉर्म्ड है और एक आई नॉर्मल है, इसे क्रॉस्ड आई कहते हैं. नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस एंड निक्टोलोपिया. कलर ब्लाइंडनेस इज लोगों को कलर सेंसिटिविटी होती है, वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. एंड निक्टोलोपिया इज नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें डिम लाइट में हम अच्छे से देख नहीं पाते. नेक्स्ट कॉजेज ड्यू टू अदर डिसीजेस सच एज एज, डायबिटीज की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है. नेक्स्ट इज हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, थायराइड और ग्रेव्स डिसीज. ये जो ग्रेव्स डिजीज दिख रहा है हमें इस इमेज में, इसमें जो हो रहा है कि उसकी जो आईज है वो बाहर बल्ज आउट कर रही है, ये थायराइड ज्यादा हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है. और नेक्स्ट डिजीज कैन नेक्स्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस. यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी मैं एक्सप्लेन करूंगी. ये एक नॉर्मल आई है जिसकी ब्लड वेसल्स नॉर्मल है, और सेकंड इमेज में जो ब्लड वेसल्स है वो इन्फ्लेम दिख रही है, डैमेज है वो ब्लड वेसल्स, उसमें से फ्लूइड लीक करता है, जिसकी वजह से जो रेटिना है, रेटिना ये वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे इमेज अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जिनको डायबिटीज रहता है बहुत सालों तक, वो लास्ट में पहुंचते पहुंचते उनकी आईज मतलब वो परमानेंट ब्लाइंडनेस में चले जाते हैं, जिसको क्योर नहीं करते. Causes external cause such as allergy, strain,
ओवर यूज ऑफ आईज जैसे फोन ज्यादा चलाना या फिर स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होना, ड्राइनेस ड्यू टू मेडिसिन या फिर स्मोकिंग और टबैको। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। फर्स्ट वन इज निक्टेलोपिया जो कि नाइट ब्लाइंडनेस है। सेकंड इज जेरोप्थैल्मिया। जो फर्स्ट इमेज है वो जेरोप्थैल्मिया जिसमें एक्सट्रीम ड्राइनेस ऑफ आईज हो जाती है। नेक्स्ट इज केराटोमेलेशिया। केराटोमेलेशिया में आईज बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, जो टिश्यूज होते हैं, और बहुत ज्यादा क्लाउडी हो जाता है। इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है उस चाइल्ड की आंखें कितनी ज्यादा क्लाउडी और सॉफ्ट हो चुकी है। नेक्स्ट इज बिटॉट स्पॉट्स। बिटॉट स्पॉट्स में ट्रायंगुलर या फिर इरेगुलर शेप के केराटिन कलेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे और वो फिर स्क्लेरा में फॉर्म हो जाता है। कुछ आई डिसीजेस को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट इज कंजंक्टिवाइटिस। इस आई में हमें दिख रहा है इसलिए हम इसे पिंक आई कहते हैं, क्योंकि इसका जो कवरिंग रहता है कंजंक्टिवा आई का, जो आउटर कवरिंग, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ये सेकेंड इमेज इज ऑफ ग्लॉकोमा विच इज ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एबिलिटी टू सी। नेक्स्ट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट सबने सुना है। इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग विच हैपेंस विच कैन बी कॉल्ड एज आई डिसीज। ज्यादातर एज लोगों में होता है। यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट आई है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेयर एज द सेकेंड आई इज अ कैटरैक्ट अफेक्टेड आई। इसकी जो लेंस है, लेंस के ऊपर पूरा क्लाउडी फॉर्मेशन आ जाता है जिसकी वजह से दिख नहीं पाता है। इसको क्योर किया जा सकता है लेजर आई ऑपरेशन के थ्रू। नेक्स्ट इज बिटॉट स्पॉट्स। यहाँ पे भी केराटिन कलेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। देन सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ आई डिसीज। इसमें से अगर कोई भी सिम्टम्स हमें दिखता है तो हमें अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जल्द करना चाहिए। फर्स्ट इज इंटेंस आई पेन, हेडेक, इचिंग, नॉजिया, हैलोज अराउंड लाइट। जैसे हम लाइट देखते हैं दूर से तो अगर हमें उसके आजू बाजू में से हेलो दिख रहा है ऐसे व्हाइट कलर का, तो दैट इज ऑल्सो सिम्टम। रेडनिंग ऑफ द आई, क्लाउडी और ब्लरी विजन, डबल विजन, लॉस ऑफ विजन विद करेक्शन ग्लासेस रख के भी अगर किसी को लॉस ऑफ विजन हो रहा है तो, पुअर नाइट विजन, एक्सेस टीयरिंग, बहुत ज्यादा आंख से पानी निकलना, one eye has better focus than the other, flashing lights or floaters. Floaters are those जो आंखों में हमें कभी कभी ऐसे जेली टाइप सब्सटेंस दिखता है, अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है दिखाना है। heavy eyelids, ability to shed tears, having bouts of watery eyes, reading or computer usage causing eye strain. Then diagnosis के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किए। फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्शन, डायोप्टर टेस्ट। डायोप्टर टेस्ट वो होता है जब हमारी आँख, जब हमें दूर का नहीं दिखता है या पास का नहीं दिखता है, तो जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास तो वो जो हमारा टेस्ट करते हैं उसे डायोप्टर टेस्ट कहते हैं। वो एक चार्ट पे रहता है जिससे उन्हें पता चलता है कि हमें कौन से नंबर का चश्मा लगेगा। नेक्स्ट इज विजुअल फील्ड टेस्टिंग, ऑप्थेल्मोस्कोपी, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई। प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज दैट वी टेक अ हेल्दी डाइट which is full of omega-3. Omega-3 का अच्छा सोर्स है फिश एंड फ्लैक्स सीड्स। विटामिन लाइक विटामिन डी, विटामिन ए, B12, इनसे हम कर सकते हैं। Eat a healthy balanced diet containing a variety of vegetables, fruits, meat and dairy products. Drink plenty of water. Avoid alcohol. Avoid tobacco. जब हम बहुत ज्यादा धूप में जा रहे हो तो हमें सनग्लासेस या प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहननी चाहिए ताकि हम यूवी रेज से बचे रहें। और जब हम हेयर ड्रायर्स वगैरह यूज करते हैं तो हमें उसे सीधे फेस की तरफ नहीं यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट रिच डाइट्स which are full of vitamin A, E, C and riboflavin. Vitamin E, salmon, leafy greens, avocado. Vitamin A, pumpkins, carrots, yam, and anything with a natural bright orange color, which is an indication of carotene presence. Vitamin C, citrus fruits, bell peppers, etc. Riboflavin, oats, milk and yogurt. Diet and exercise. Diet, good eye health starts with the food on it. A well-balanced diet also keeps at a healthy weight. Healthy weight, हम लोग जब एक हेल्दी वेट हमारा मेंटेन होता है, हम लोग डायबिटीज वगैरह को भी हमसे दूर रख सकते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट उसकी वजह से जो आई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं। Here is a list of some of the important foods with good nutrients which can help you oily fishes. Oily fishes are full of fatty acids which are very good for our eyes.
eggs, nuts, beans, oranges, and other citrus fruits, oysters, and pork. Exercise is very very overall health. Also, exercising helps us to stay away from disease like diabetes, hypertension, obesity, and arthritis. Arthritis because arthritis से जो पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, उसके साथ साथ आईज की जो होती है उसमें भी other than overall body exercise, there are few exercises which can help in maintaining healthy eyes. Overall body exercise के अलावा भी कुछ specific eye exercise होती है जिससे हम हमारी eyes को healthy रख सकते हैं. यहाँ पे first है up and down, right and left, diagonal करना, आँखों को इधर उधर घुमा के, circling, distance और peripheral vision, which is अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम थोड़ी देर तक फोकस करके स्टेयर करें तो उससे भी हमें आंखें काफी रिलैक्स होती है. हमारी नोज की टिप को अगर हम ये फोकस करें तो वो भी काफी अच्छा एक्सरसाइज है. देन यहाँ पे साइड में जो दिया है वो एक्सरसाइज ये है कि वो बता रहे हैं उसमें जो हमारे हैंड्स को अगर हम रब करके उसे हम आंखों के ऊपर रखेंगे तो हाथ की जो हीट है उससे हमारी आंखें काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी. तो दिस वी कैन डू आफ्टर अ लॉन्ग कंटिन्यूड आवर ऑफ स्क्रीन टाइम और कंप्यूटर टाइम एक्सेट्रा. Here is a list of all the references that I went through. Thank you. हेलो Yes, ma'am. गर्ल्स, किसी को कोई क्वेश्चन है? एनी डाउट गर्ल्स? आईज इसके डिसऑर्डर के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन करना है ब्लेसी से? ब्लेसी, आपने हिस्ट्री नहीं लिया बेटा? मैम मुझे हिस्ट्री स्पेसिफिकली मिल नहीं रहा था. ओके ओके, आपने सारे टॉपिक्स को कवर किया, सारे आई डिसऑर्डर को लिया, आपने बहुत अच्छे से कवर किया है. और कुछ जो बहुत इजी और स्टेप में मैं बस वही देखने वाली थी कि आप ये जो बेसिक जो स्टेप है अपने आंखों के लिए, जो आई में एक्सरसाइज जो है, क्योंकि लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मैं मतलब वेट गेन हो रहा है तो वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, कार्डियो बहुत करना है, डांस बहुत करना है, एक्सरसाइज बहुत करना है, बट जो हमारे छोटा से छोटा जो पार्ट्स है, हमारे जो नोज है, जो हम एक जो आसन होते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं फिर उसको फील करके बाहर छोड़ रहे हैं, नोज के लिए, हमारे ईयर के लिए, हमारे माउथ के लिए, हमारे आंखों के लिए, जो छोटे छोटे पार्ट के लिए जो इतने स्पेशल है, क्योंकि हमारे दुनिया में कई सारे लोग हैं जो बाय बर्थ ही अंधे रहते हैं या कुछ उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जिनमें जिसके जिसके कारण उनकी आंखें चली जाती है. तो हम लोग तो एक खुशनसीब इंसान है कि हमारे पास हमारी आंखें हैं, कि हम ये दुनिया को, हम ये वर्ल्ड को, इसकी ब्यूटी को देख सक पा रहे हैं. ठीक है, कई बार होता है कि हमारे आंखों के वजह से ही हम कई बार हर चीजों में अच्छा कर रहे हैं. तो हमको भी अपने आईज का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर तरीके से. जब भी आप टाइम टू टाइम इसको एक्सरसाइज कराना चाहिए, या जो भी पॉसिबल चीजें हैं, जो भी न्यूट्रिटिव चीजें वो चीजें भी इसको देना चाहिए. ठीक है, तो जो कॉमन एक्सरसाइज है गर्ल्स उसको भी ऐड करो, जो भी आप लोग कर रहे हो, बैलेंस डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आंखों के लिए, नोज के लिए जो छोटे छोटे टिप्स है वो पार्ट के लिए, उस चीज के लिए आप एक्सरसाइजेस को भी ऐड करो. ठीक है, Yes, हर ma'am. एक चीजों के लिए, हर एक पार्ट्स के लिए और हर एक डिसऑर्डर के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस एंड डाइट रिकमेंड किया गया है, जिसमें कि आप अच्छे से अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है? नेक्स्ट. थोड़ा बहुत मैथिली मास. Yes, कितने प्रेजेंटेशन हो गए? ma'am. I'm 6. 6 हुए कि कितने हुए बेटा? मैम फर्स्ट डे को मैंने और आरती इंगले ने दिया था मैम. सेकंड डे आयशा और तमन्ना ने, और आज प्रियंका और ब्लेसी और ऐश्वर्या. 7 हो गए. 7. 7 गर्ल्स का हो गए. बाकी गर्ल्स?
हेलो, नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहा है बेटा? ओके, हम लोग अभी हमारा क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है गर्ल्स, बाकी लड़कियां तब प्रिपेयर रहो अपने पीपीटी के साथ। आज पूरा कंप्लीट करना ही है, सभी का प्रेजेंटेशन होना चाहिए आज। ठीक है, रुचिरा, प्रियंका, रोशनी, प्रणाली, निकिता। मैम मेरा तो हो गया। हाँ हाँ, तुम्हारा हो गया प्रियंका। ठीक है, बाकी रिमेनिंग गर्ल्स नेक्स्ट जो इसको क्लास में ज्वाइन करो, वहाँ प्रेजेंट करो।